अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। उस्मान डार और सदाकत अब्बासी 9 मई वाक़यात के बाद रूपोश हुए और फिर जब सामने आए तो मीडिया के प्रोग्राम्स के ज़रिए सामने आए और सियासत से ही किनारा कशी का ऐलान किया। लेकिन आज PTI के साबिक वज़ीर फ़ारूक हबीब गिरफ्तारी के बाद सामने आए और उन्होंने सियासत से लाताल्लुक़ होने के बजाय इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, उसमें शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर फ़ारूक हबीब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने ज़रूर मुलाहिज़ा की होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि PTI क़यादत की तरफ से मासूम लोगों के दिमागों को हाईजैक किया गया और उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान के इदारे आपके ख़िलाफ़ हैं। नौजवानों को 24 घंटे नफ़रत का सबक दिया गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं इस जमात से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए वो कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मैं शामिल हो रहा हूँ। ये एक सूरत हाल है जिसके ऊपर बहुत से तज्ज़िये तो ज़रूर चल रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पहले PTI से अलग होने वाले लोग शामिल हुए, उसके बाद एक काफ़ी स्टॉप सा, ब्रेक सा लग गया इस मामले के ऊपर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अभी कोई मंशूर वगैरह सामने नहीं आया, लेकिन आज जैसे फ़ारूक हबीब की शमूलियत हुई है उससे एक नई बहस भी छिड़ गई है, क्योंकि एक तज्ज़िया ये भी जाहिर किया जाता है कि मुस्तकबिल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत भी बना सकती है। सो ये एक तज्ज़िया है हालात वाक़यात को देखते हुए, जैसा कि ओन चौधरी जो बैठे हुए भी हैं फ़ारूक हबीब साहब के साथ, वो इस PDM की हुकूमत का हिस्सा थे और फिर बाद में वापस अपनी पार्टी में चले गए थे। दूसरी तरफ नून लीग के हवाले से जो मामलात हैं वो ये हैं कि उनकी सबसे बड़ी हरीफ जमात PTI वो तो तितर बितर हो रही है, लेकिन उसके साथ ही उनको उनकी दिली ख्वाहिशात भी हमें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। वो इस तरीके से कि मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त मांगी थी। इजाज़त उनको मिली है, लेकिन मशरूत इजाज़त मिली है। शर्त यह है कि जलसे में किसी आईनी ओहदेदार या इदारे से मुतालिक बात नहीं की जाएगी मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से। अब ये बज़ाहिर हमें नज़र आता है, क्योंकि नून लीग की तरफ से बयानिया भी यही अपनाया जा रहा था कि वो अब मुस्तकबिल की बात करेंगे। तो हम प्रोग्राम में एक तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या मियाँ साहब को वतन वापस आकर काबिल कबूल तकरीर करने का मौका मिल चुका है इस शर्त के साथ जो उनको जलसा करने के हवाले से दी गई है। तीसरी बात है पीपल्स पार्टी की, जो नून लीग के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ के तौर पर इस वक्त हमें सामने आती हुई नजर आ रही है। उनके सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने नवाज शरीफ को यहां तक मशवरा दे दिया है कि उम्र के इस हिस्से में मियां साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील करके ना आए, बैकडोर को बंद करें और सीधे रास्ते से आए, वरना चेयरमैन PTI और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, उन्हें वापसी पर प्रोटोकॉल नहीं दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस हद तक दुरुस्त हैं पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात और खदशात। इन इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा और सदर पीपल्स पार्टी सिंध। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सेनेटर हुमायूं साहब आपसे इसलिए स्टार्ट करूँगी क्योंकि आज आपके और पार्टी के पुराने दोस्त फ़ारूक हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है। उन्होंने जो गुफ्तगू की वो तमाम चीज़ें तो आगे डिस्कस होंगी, लेकिन लोग एक बात इस वक्त कह रहे हैं कि खा वो पैराशूटर्स टाइप के लोग हों या ये नज़रियाती वर्कर जैसा कि फ़ारूक हबीब या फिर उस्मान डार हैं, ये सब लोग इतनी जल्दी यू टर्न कैसे ले रहे? इतनी जल्दी नहीं, वी डोंट नो व्हाट वेंट थ्रू जब उनको उठाया गया था उसके बाद से, लेकिन ये एक इंतहाई किस्म का मौक़िफ़ अपना रहे हैं जैसा फ़ारूक हबीब ने अपनाया। कि इतना आसान PTI के लोगों को तोड़ना क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि अगर मैं फ़ारूक हबीब या उस्मान डार या इन लोगों के जब मैं इंटरव्यूज़ देखता हूँ ना, तो मैं बेसिकली हमारे जितने भी सिंस 9th में जो लोग गए उनको मैं 3 क्लासेस में डिवाइड करता हूँ। एक जो पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्तों के अंदर अंदर चले गए, जो इस्तेहकाम पार्टी में चले गए, और ये परवेज़ खटक टाइप के लोग जो इधर उधर चले गए, ठीक है। एक तो वो लोग हैं, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर वो लोग थे, हमारी गलती या जो भी है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग थे जिनको हम ये कह सकते हैं कि दे आर अपॉर्चुनिस्ट। वो हमारे साथ भी रहे हैं, उनके साथ भी रहे हैं, हर एक के साथ मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं। और हैं बाज़ लोग ऐसे होते हैं, दे आर फ्रीलांसर्स। आप एक ख़ास उस लिहाज से देयर आर सर्टन पीपल जो कि हैं फ्रीलांसर्स, ठीक है। तो वो उनका वो है। अब बात आ जाती है दूसरे वो लोग थे जिन्होंने छोड़ा है और उन्होंने ज्वाइन कुछ नहीं किया, लेकिन दे हैव स्टेप असाइड, सियासत छोड़, ठीक है। उनके साथ कोई वो मसला नहीं है। पहले वाले सब ने रद्द कर दिया। फिर तीसरी वेव जो अभी स्टार्ट हुई है सितंबर से, ये वो लोग थे जो कि थ्रू आउट टिल द डे कि जब वो लोग गायब हुए मंजर से, वो डिफेंड कर रहे थे स्ट्रांगली। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल सदाकत अब्बासी की 2 वीडियो साइड बाय साइड गर्दिश कर रही है।
एक जो उन्होंने बयान दिया, एक जो उन्होंने 9 मई वाले दिन बता रहे थे। 9 मई वाले दिन वो बता रहे थे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हुआ है कि कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, अमन के साथ करना है, और एक इधर आके उन्होंने एक बयान दिया। तो इसको मैं ये समझूंगा कि यहाँ इनमें क्या फर्क है इन लोगों में? डार साहब हो जाएं या अब्बास साहब हो जाएं, मैं ये समझता हूँ, देखिए आप अगर मेरा एक ब्रेकिंग पॉइंट है, मेरा एक ब्रेकिंग पॉइंट हो किसी वजह से आ सकता है, आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट है कि आप बहुत सारी चीजें मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन एक वक्त आएगा ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। परवेज इलाही का ब्रेकिंग पॉइंट क्यों नहीं आ रहा? देखिए उनकी उम्र देखें, उनकी तबीयत देखें, उनके हालात देखें, वो कह रहे हैं मैं आज भी खड़ा पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। जूं आप उम्र में आगे जाते जाते हैं, बाज दफा आपको जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। ये भी जवानी का उम्र पे डाल दे सर, आप जवानी का देखिए मेरी बात सुने, जो जब उम्र बढ़ती जाती है ना, तो आप जरा ज्यादा आप बास चीजों पे आके ठहर जाते हैं और आप कहते हैं नहीं यार मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब इससे आगे मैं नहीं कर सकता। वहां पे आपको तोड़ना जरा मुश्किल हो जाता है। जो यंग बंदा होगा ना, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, वो वहां पे जाके ज्यादा, उसके छोटे बच्चे भी होंगे, उसके छोटे बच्चे भी होंगे, उसके छोटे वो होंगे, वहां पे जाके वो टूटने के उसके चांस बढ़ जाते हैं। सर वो उधर भी हर उम्र की तफरीक के बगैर दीगर सियासी जमातों के साथ भी हालात वाकयात रहे, वो एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन हम इस पे आगे, मैं खोड़ो साहब की तरफ, पहले खोड़ो साहब ये ज़मीर की आवाज़ है, ये जो PTI के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मीडिया पे अपेयर हो रहे हैं, या आप क्योंकि बहुत वोकल शख्सियत है, खुलकर बात करते हैं खोड़ो साहब, या मामला यहाँ पर कुछ और है? आप कैसे देखते हैं ये पार्टी से लाताल्लुकी और इस अंदाज में? देखिए, जब इमरान खान साहब ने पार्टी बनाई थी और ये आगे बढ़ रहे थे और मतलब मूवमेंट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, टैंकर पे चढ़ रहे थे या जो कुछ भी कर रहे थे, कंटेनर, टैंकर नहीं कंटेनर पे चढ़ रहे थे उस वक़्त उनके जो फाउंडर मेंबर्स थे, जस्टिस वजीहुद्दीन साहब, मैं शिरीन मदानी का भी नाम ले सकता हूँ, जो भी थे, उन्होंने एतराज़ किया था कि इमरान खान ने इलेक्टेबल्स को ढूंढ लिया और अपने जो फाउंडर मेंबर्स थे उनको उसने इग्नोर किया। ये एक बात होती थी उस ज़माने में, और कुछ लोग पार्टी को छोड़ भी गए थे, जस्टिस वजीहुद्दीन और दूसरे। शिरीन मदानी ने क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन वो फिर भी इमरान खान के साथ रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इमरान खान ने पार्टी बनाई थी, उसने तकिया क्या उन इलेक्टेबल्स पर और अपने साथ ले लिया, और उस पर खुश हो गए कि मेरे पास इतने लोग आ गए हैं, मेरे पास इतने कैंडिडेट हैं, मेरे पास इतने इलेक्टेबल्स हैं। अपने जो पार्टी के रहनुमा जो वर्कर थे, वो अपनी दिल में कुढ़ते रहे और कुढ़ते रहे। फिर आगे जाके ये जो आए थे या लाए गए थे, उनकी अपनी हिम्मत नहीं रही। जब भी उसको थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा तो पार्टी तोड़ दी। अब 3 पार्टियां बन गईं। इमरान खान जेल में है, ये लोग बड़े बड़े बयानात दे के सरकारी गवाह भी बन रहे हैं और दूसरी पार्टियों में चले भी गए हैं। उनके बहुत करीबी साथी थे, जिसका अभी आपने फ़ारूक हबीब साहब का नाम लिया, वो भी बहुत ही करीबी रुफ़क़ाए कार में थे इमरान खान के, जो पार्टी की बात करते थे, लेकिन छोड़ गए। जो छोड़ गए सो छोड़ गए, उनका नसीब दूसरी पार्टी में वो खड़े होंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे। मैं इमरान खान की पार्टी की अपनी कमज़ोरी की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान अपने लोगों को अपने साथ नहीं रख सका। जो आए भी थे उनको वजारतें भी मिली, उसको इम्पोर्टेंस भी मिली, उसको सब कुछ मिला, एडवाइज़र बने, नॉन इलेक्टेड एडवाइज़र बने, वो एक कोर कमेटी के हिस्से बने, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को छोड़ने में उन्होंने देर नहीं लगाई। अब ये देर न लगाने वाले चले गए, आप उनको जो भी नाम दें, क्योंकि जब वो आ रहे थे तो उनको अच्छे लग रहे थे, अब जब चले गए हैं तो उनको बुरा कह रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये भी फेयर बात नहीं है। रही बात अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी की बात की जा रही कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उसकी पार्टी कर कुछ नहीं रही। इमरान खान जेल में है, लोग छुपे हुए बैठे हैं, और बस न इमरान खान ने उनको कोई हिदायत दी है कि जी फला निकलो, जेल भरो, यूं करो,
मुझे आज़ाद करवाओ। क्या जेलें भरनी है वैसे खोड़ो साहब? मैं डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहूँ, डॉक्टर साहब कंटेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे इस पर थोड़ा सा बात करने दे तो मुनासिब होगा, थोड़ा सा बात करने दे तो मुनासिब होगा। फिर मैं वही अर्ज कर रहा था कि एक पॉलिटिकल लीडर के साथ कमिटमेंट वर्करों की होनी चाहिए। अगर भुट्टो साहब के लिए लोग अपने आप को जलाने पे आ जाते थे या MRD में गोलियां खाते थे और पता नहीं क्या क्या कुछ करते थे, फांसी चढ़ते थे घुंघरू बांधकर, तो वो लीडरशिप के साथ कमिटमेंट थी, पार्टी के फलसफे के साथ कमिटमेंट थी। अब इसके साथ जो भी वर्क कर रहे हैं वो उतनी कमिटमेंट वाले रहे नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ ये कोई ऐलान कर नहीं रहा कि जेल भरो तहरीक शुरू करो, हमें इलेक्शन चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। पहले तो कहता था ना इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए। अब वो नारा भी नहीं आ रहा, वो शदोमत से वो चीज़ जो पहले कहते थे अब वो भी नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता है कि जी पार्टी टूट गई है, जो बाकी जो वर्कर हैं उनमें इतनी कमिटमेंट है नहीं और मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए वो कहते नहीं हैं। पार्टी मौके से घोड़ो साहब वो PTI चेयरमैन जेल से भी भिजवा रहे हैं, उन्होंने पैगाम भेजा कि वो सदर मुमलिकत से खुश नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन के हवाले से अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये ज़रूर जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आज फ़ारूक साहब जब ये बात कहते हैं कि नौजवानों को 24 घंटे इदारों से नफरत का सबक दिया गया, 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, डार साहब का बयान हो, अब्बासी साहब का, सबका, ये मोहर सख्त नहीं होती इस बात के ऊपर कि जो बातें चेयरमैन PTI कहते रहे उसके असरात तो हुए, जिनको ये लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, बेशक जिन हालात में भी कर रहे हैं। चेयरमैन PTI कहते थे कि मुझे गिरफ्तार ये लोग करेंगे तो इनके पास नहीं जाएगा मेरा वोटर या मुझे सपोर्ट करने वाला, तो कहाँ जाएगा? और ये 9 मई के वाक़यात हुए, तो यहाँ तो पार्टी चेयरमैन के लिए मुश्किलात नहीं बनती जा रही इन बयान से? अच्छा, इस तरह देखिए, जब मैं उनके बयानात जब मैं लेट्स से पास्ट में देखता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पास्ट देखता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के पास्ट में हम इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक हुकूमत गिरने से पहले और एक हुकूमत गिरने के बाद, ठीक है, फेयर इनफ ना। हुकूमत गिरने से पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे धरने किए, हमने बहुत सारे किए, हमने किसी जगह पे हमारे क्योंकि तब आप स्टेट के खिलाफ, स्टेट के इदारों के खिलाफ नहीं कर रहे थे ना, तब एक सियासी जमात की मध्य मुकाबले। एक मिनट है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट, ये तो पहली दफा आप लोग स्टेट नहीं, इदारों के खिलाफ, एक मिनट है, इदारों के खिलाफ सारे गए हुए हैं। आपका क्या मतलब है? पीपल्स पार्टी ने इदारों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, आपका क्या ख्याल है? नहीं, सबने कहा हुआ है, ईंट से ईंट बजाना, हर एक चीज के। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, हमला उस मेरा बाज लोगों का मौकफ उधर भी फर्क है, उस पर फिर कभी बहस हो सकती है, लेकिन इस वक्त कर लेते हैं। नंबर 2 तो उसमें कुछ नहीं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मैं एक चीज याद दिला दूं आपको, PTV के ऊपर हमला भी हुआ था, उस वक्त एक पुलिस वाले को मारा, वायलेंट टेंडेंसीज तब भी थी हुमायूं साहब, जब धरना दिया गया था PTI की तरफ से। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आई वाज देयर, वी वर सेइंग, उसमें जो जिन लोग जो आगे थे ना, अनफॉर्चुनेटली हाँ हमारे साथ थे, दे वर नॉट PTI वर्कर्स। मैं बता रहा हूँ, मैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अब बात आ जाती है पोस्ट, उसकी बात आ जाती है। उसमें आप देखिए 25 मई को क्या वाकया शुरू हुआ। 25 मई 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें यह हुआ था कि जब हम लोग हमने ऐलान किया कि हम 25 मई को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, 23 मई से हमारे सारे लोगों को उठाना शुरू कर दिया था, एग्रीड और नॉट होना शुरू हो गया था। किस तरीके से KP और पंजाब के दरमियान में खंदक खोद दी गई थी, किस तरीके से लोगों को पंजाब में आने की इजाज़त बंद हो गई थी, किस तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा जैसे लोगों की गाड़ी में जब वो बैठी हुई है गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी। ये सारी चीज़ें, वायलेंस जो थी ना, अगर आप उसको कहते हैं कि मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट कर रही थी, तो वो गवर्नमेंट कर रही थी। एक मिनट है, थोड़ी सी मेरी बात सुन ले। जरूर, मैं सर आती हूँ। सर एक मिनट है, खोसो साहब एक मिनट है, ठीक है, खोड़ो साहब एक मिनट है। अब बात आ जाती है कि ना, 2 वीडियोस चेयरमैन ने जारी की थी बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दैट। एक उन्होंने गवर्नमेंट के लिए की थी, जिसमें उन्होंने कहा था मुझे आप मेरे वारंट्स बता दो एंड आई एम रेडी फॉर अरेस्ट। एक उन्होंने PTI के वर्कर्स के लिए की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं, आप लोग ने पुरअमन एहतजाज करना है। अब उसके बाद जब उनको उठा लिया जाता है, जब बिल्कुल सर आप देख लेना, सर एक मिनट है, अलाउ मी सर, जब आप वो सुन लेना, जब उसके बाद उनको उठा लिया जाता है और 2 दिन तक ही इज नजरबंद। उसके बाद जब वो हुआ, उनको सेवेरिटी का नहीं पता चला था। मुझे हमारी साहब ये बात समझ नहीं आ रही कि तमाम जो बात आपने शेयर की है, उसके बाद आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो उस दिन हुआ, लेकिन मुझे यकीन है आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। आप ये बताना चाह रहे हैं कि पार्टी की माइंडसेट नहीं थी जो हुआ। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं भी नहीं मानती कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये लोगों के लिए क्लैरिटी दे रहा हूं। मैं क्लैरिटी दे रहा हूं कि इवेंट्स क्या हुए। ठीक है, मैं एक ब्रेक लेनी है सर खोड़ो साहब के, मैं आपकी तरफ आऊंगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर कुछ इसके जो कंटेंट्स हैं इसके ऊपर बात करेंगे और मियां साहब की वापसी की बात भी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेंटर खोड़ो साहब, ये आपने गुफ्तगू ब्रेक से पहले हुमायूं साहब की सुनी है। वो कहते हैं चेयरमैन का ये माइंडसेट नहीं था और एक एग्जांपल देते हैं उससे पहले भी जो एहतजाज पीटीआई करती रही। आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं आपसे मियां साहब की वापसी के हवाले से भी बात करना चाहती हूँ। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, 9 मई को मैंने वीडियो मैसेज देखा, सुना। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुझे एक फैब्रिकेटेड केस में फंसा रही है, मुझे गिरफ्तार करने जा रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं शायद आप लोगों के साथ फिर कभी बात कर भी सकूँ कि न कर सकूँ, आप निकलो और हकीकी आज़ादी के लिए निकलो। ये एग्जैक्ट वर्ड थे और कुछ नहीं था। एग्जैक्ट वर्ड में वर्बेटम आपको बता रहा हूँ, मुझे याद है। इससे तो खोड़ो साहब एहतजाज भी मुराद लिया जा सकता है, तो लेकिन ये एक वैसे तो यूजलेस डिबेट है। उसने ये एहतजाज या पुरअमन एहतजाज की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे कह रहा हूँ आप निकलो और हकीकी आज़ादी के लिए निकलो। इसका क्या मतलब था मुझे नहीं मालूम। उसके ज़बान से जो लफ्ज़ निकले थे वो ये थे, ठीक है जी। अब वो निकले गए। अब अगर देखो ना, या तो आप इमरान खान साहब की बात करना ही छोड़ दो क्योंकि पार्टी टूट गई, वो खुद जेल में है और पार्टी इनएक्टिव है। लेकिन हमने मार्शलाई दौर में वोट मांगने के लिए एमआरडी की तहरीक चलाई थी। वोट मांगने का हक, वोट देने का हक के लिए हमने वो तहरीक चलाई थी कि मैं वोट दूं। हमने उसके लिए खुद को कहा था हम जेल भरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो कुछ हुआ हमारे साथ, गोलियां चलाई गई। हमने तो वॉलंटरीली जेल में जाने की बात की थी, लेकिन उन्होंने गोलियां चलाई। कुरान शरीफ पढ़ते हुए लोगों को मारा गया, ये सब कुछ हुआ। ये इस वक्त आगे बढ़ जाते हैं। इमरान खान साहब भी तो इलेक्शंस के लिए लड़ रहे हैं ना, उनके ऊपर केस है, वो केस में कोर्ट ने फतवा दिया है। लेकिन बात रही इलेक्शन की जो मुल्क के लिए, ना इमरान खान के लिए, ना नवाज शरीफ के लिए, ना पीपल्स पार्टी के लिए। इलेक्शन होती है मुल्क के लिए, किसी सियासी पार्टी के लिए। मैं खोड़ो साहब अगर आप इजाजत दें, मैं अब आपकी बात, क्योंकि वक्त हमारे पास इस प्रोग्राम का इस सेगमेंट के लिए मुख्तसर है, हमने आगे गजा के हवाले से एक स्पेशल सेगमेंट भी करना है। वोट को हक के लिए उस वक्त के वर्कर ने अगर इतने मुश्किल गंभीर हालात में जिसका आप तस्करा कर रहे हैं खोड़ो साहब निकल गए बाहर, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी एक तरफ ये इल्जाम लगा रही है कि आने वाले दिनों में नून लीग फेवरेट हो चुकी है और वोट का हक नहीं मिलने जा रहा और इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग सिर्फ एक शिकवे की सूरत में ही ये बात सामने रख रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आ रही है मामला सामने? अगर मैं इस तरफ ये कहूँ, मैं एक सेकंड मैं कहूँ कि भाई मुस्लिम लीग के लिए यूं किया जा रहा है या ये फैसिलिटेशन मिल रही है उनको या कुछ मिल रही है, लेकिन बात तो है इलेक्शन कमीशन की कि वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। अब वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले नहीं हुआ, वो प्रेसिडेंट के हवाले अख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में है। लोगों ने वोट देना है, फिर भी लोगों ने वोट देना है, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने की जिम्मेदारी इलेक्शन। लेकिन ये इल्जाम फेवरेट होने का और डील करने का इलेक्शन कमीशन और मियां साहब के दरमियान मुबैना तौर पे नहीं लगाया जा रहा, ये जिनके ऊपर के हवाले से लगाया जा रहा है, मैं उनको मुखातिब करने के हवाले से बात कर रही हूँ कि उस दौर में अगर ये रेजिस्टेंस की और आज आप लोगों को डर है कि शफाफ इलेक्शन नहीं होगा और मियां साहब को कुछ खास फेवर्स मिलेंगे, तो उसके लिए इस वक्त तो सरापा एहतजाज होना चाहिए पीपल्स पार्टी को। आप लोगों की हिस्ट्री को देखते हुए सरापा एहतजाज क्यों हो किसी पोलिटिकल पार्टी के लिए? मैं तो बिलीव करता हूँ लोगों पर, वोट लोगों ने देना है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के शो शाह पे क्यों एतराज करूं? हर एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपने जलसे को सजा सकती है, अपने लोगों को ले आ सकती है, हमें भी इजाज़त है, हम जब करेंगे तो हमें भी इजाज़त होगी। वो मसला नहीं है कि जी किसी पार्टी के लिए मैं क्यों बैठ के कहूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं है। पीटीवी किसी और को कवरेज दे रही है, नहीं दे रही है, पीएमएलएन को दे रही है, नहीं दे रही है, अपनी ही जगह पे। पीटीवी क्या होता है? बात तो है लोगों की कि लोगों के पास तो और भी चैनल्स हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं। के बाद खुश आमदीद डॉक्टर साहब, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन ये अब आप बताएगा कि मियां साहब आपके ख्याल में भी क्या किसी डील के तहत आ रहे हैं, जैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है? खोड़ो साहब ने नहीं इस बात को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी जमात बड़ी शदोमत के साथ यही बात कह रही है। देखिए, मैं इसको कैसे देखता हूँ बेसिकली ये वो क्या है कि दिन का भूला जब रात को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ठीक है, 1985 जो इलेक्शंस हुए थे नॉन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे, एक नॉन पॉलिटिकल बंदे जिसको कुछ नहीं आता,
ठीक है, उसको इन्होंने उठा के बना दिया। वो 1990 में ओसामा बिन लादेन से पैसे लेता है, IGI बनाता है, एस्टैब्लिशमेंट से पैसे लेता है, बेनजीर नहीं मुबैना जो भी है, अगर मैं कह रही हूं तो लेकिन आपके ऊपर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है फेयर मुबैना, लेकिन वहाँ IGI से वो करता है और ये इनके खिलाफ 2018 तक आ जाए डॉक्टर साहब जल्दी से। अब वो बंदा वापस आ रहा है। अब अगर वो बंदे के ऊपर वो डायरेक्ट 21 को जाके जलसा करता तो इसका मतलब है पाकिस्तान में कानून कुछ नहीं है। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो लॉ व्हाटसोएवर इन पाकिस्तान। लेकिन इस किस्म की बात तो हर जगह कही जा सकती है ना। जो जिस वक्त PTI का धरना हुआ था, जिस अंदाज में उसको सपोर्ट किया गया था, हर चीज करने की इजाजत थी, तो ये वही रूल अप्लाई होता है। नहीं 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 नहीं, देखिए बात ये होती है, PTI का धरना अपनी जगह, वो सारी चीजें अपनी जगह। एक बंदा जो कन्विक्टेड हो वो जब पाकिस्तान आता है तो ये, अब आपने बात की तो डील की, अगर आप डील की हिस्ट्री में चले जाए तो डील में जो सबसे बड़ी डील थी जिसको इन लोगों ने झुटलाया था 2000 में, वो जब इन्होंने कहा था हमने कोई डील नहीं की, तो वहां से एक शहजादे ने बता दिया कि ये भाईजान ये आपकी डील है। वापस अब डील के तहत ही आ रहे हैं। ये डील, ये बेसिकली देखिए, बेसिकली दे आर बिजनेसमैन। डॉक्टर साहब, हम अभी कह सकते हैं आपके ख्याल में, या वो वापस आए, उनको कानून का सामना ना हो, इसका मतलब है कि वो किसी डील के तहत आ रहे हैं। वो बेसिकली है, वो डील के, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि इनको एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू ये गए हैं, उनके अपने अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, कि वो डील के तहत गए थे। उन्होंने कहा था कोई PTI तो डॉक्टर साहब, मैं खोड़ो साहब की अगर गुफ्तगू सुनूं, जिसका मतलब मुझे तो यही दिखाई देता है कि इसमें अनहोनी बात क्या है। PTI चेयरमैन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद सदर मुमलिकत के जरिए पैगामात भिजवाते रहे, मुलाकातें करते रहे, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा मैं जनरल बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन देना चाहता। सब लोग कॉम्प्रोमाइजेस तो करते हैं। देखिए इससे है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी एट वन टाइम और द अदर टाइम हैज बीन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री देखें जिस तरीके से वो है, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सरे फहरस्त है कि उन्होंने क्या, उनके आप जलसे सुन लें जो 1990s में करते थे, उनके जलसे अभी सुन ले, और आने से पहले वो क्या कह रहे थे, आने से पहले वो क्या बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उनको फिर थपकी दी कि नहीं भाईजान ये डील का हिस्सा नहीं है, ये आप नहीं बोल सकते। उस वक्त की नून लीग का मुआवजा कर रहे हैं आप, अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें। और दूसरी बात है, अब इसी के ऊपर आपके का मजीद मौकिफ मैं लेना चाहूँगी कि ये भी कहा गया आपकी जमात के रहनुमा की तरफ से कि अगर ऐसे आते हैं वापस तो इनमें और चेयरमैन PTI में कोई फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क तो होगा। मरियम नवाज़ ने अपना मौक़िफ़ लेवल प्लेइंग फील्ड का भी सामने रखा, जो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और उन्होंने ये भी कहा था कि पहले मुज़ाहमत करेंगे बाद में मुफाहमत। ये बात भी उनकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये तो उनका पार्टी बयानिया और नज़रिया था कई साल से। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बयानियाँ पेश करने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात है कि लोग इसको मानते कितना है, लोग इसको अपने दिल से लगा के आगे बढ़ते कितने हैं। मैं किस तरह से किसी पार्टी को कहता हूँ कि फला मैनिफेस्टो बनाओ, ये फला मैनिफेस्टो बनाओ, या ये बयानियाँ दो या वो बयान, मैं नहीं कह सकता, ना PTI कह सकती है, उनका अपना है। अगर वाकई इस तरह से है कि उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, कहाँ से मिलेगी? कोर्ट से मिलेगी। आने के बाद जलसा कर लेते हैं, लेकिन उसकी डिस्क्वालिफिकेशन अभी तक है, वो भी कोर्ट में जाएगा मसला कि वाकई डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई या नहीं रही। अब फैसल वाडा को डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ थी, उसको चेंज करके 5 साल के लिए रखी गई। 5 साल के बाद वो ठीक है, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, फैसल वाडा हो सकता है, तो कल नवाज शरीफ भी कह सकता है कि मुझे भी भाई इसी तरह से मेरे साथ भी इंसाफ किया जाए, मुझे खामखा एक बेटे से तनख्वाह न लेने की बात पर मुझे सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई किया, कह सकता है। मैं उसको कैसे कह सकता हूं कि तुम ये कहना बंद करो? आ रहा है, अपनी रिस्क पे आ रहा है, कोर्ट उसको जेल में डाल सकती है, कोर्ट उसको प्रोटेक्टिव बेल भी दे सकती है। अब ये बात है कि मैं कोर्ट को भी यही कहूंगा ना, आप ही ने तो मुझे जाने दिया था, उस वक्त की हुकूमत ने मुझे ECL से निकाला था, मैं चला गया इलाज के लिए, मेरा इलाज नहीं हुआ, झूठ बोला, सच बोला, 4 साल लगा दिए। तो खोड़ो साहब, चंद दिन पहले अखबार की जीनत बनी खबर कि जो ताकतवर हल्के हैं, जरदारी साहब इस हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा लेके उनसे बात कर रहे हैं, उनसे रब्ता कर रहे हैं। तो फिर उसमें कोई आप उसको डिनाई करते हैं, मतलब आप लोगों को कोई शिकवा नहीं है कि उनको किसी मखसूस क्वार्टर से सपोर्ट मिल रही है? खोड़ो साहब बाबा, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मैं पॉलिटिशियंस को डीलिंग करने वाला बंदा कहना नहीं चाहता। मैं पॉलिटिशियन को मानता हूं, मैं पॉलिटिशियन को मानता हूं कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए हक बजाने और हकदार हैं।
जिसके ऊपर सजा हुई है वो जाहिर है डिस्क्वालीफाइड हो गया। बाकी किसी भी पार्टी पर कर्जर नहीं होनी चाहिए, सारे को पार्टी को मिलना चाहिए मौका के इलेक्शन में खड़े हो सके, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। तुम तराक डॉक्टर साहब से क्लोज करवाते अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो जी। मैं जो बात खोड़ो साहब वो कहते हैं हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए, मैं अगर उसको एक इस तरीके से भी पेश करूं कि हर पार्टी को गुड बुक्स में होने का भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो बैक टू बैक हम यही देख रहे हैं। देखिए भाई पार्टी पे जब देख रहे हैं एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस के पाकिस्तान गलत तरफ जा रहे हैं। हमें पाकिस्तान को सही समझ जाना चाहिए और हम पॉलिटिकल पार्टीज जैसे खोड़ो साहब कह रहे हैं ना, आई एग्री विद हिम, हम पॉलिटिकल पार्टीज को ये गेम खेलना बंद कर देना चाहिए। हम सब ने गलतियां की, हम सब लोगों ने अपने अपने वक्त में किसी न किसी तरीके से एनआरओ डील ये सारा करा के अपने रास्ते हमवार किए हैं। हम सबको पता है कि यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम सब लोगों ने उनकी कुर्बत हासिल करने की कोशिश की है, एक दफ़ा या दो दफ़ा, लेकिन अब हमें अपने गिरबान में झांक के देखना है कि हम कहाँ गलत थे, क्योंकि हमारी गलतियों की वजह से हम लोग गलत तरफ जा रहे थे। हमें अपना सिमट ठीक करना है और जब तक हम सिमट ठीक नहीं करेंगे हम कभी सही रास्ते पे नहीं जाएंगे। खोड़ो साहब जी। डॉक्टर साहब मैं आपकी खिदमत में माजरत से अर्ज कर रहा हूं कि 2-3 दफा इमरान खान को इनवाइट किया गया कि आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठो, नहीं बैठे। हुकूमत के साथ नेगोशिएटिंग करने के लिए आ गए, लेकिन जहां सारी पार्टियां बैठ सकती थी वहां अगर कोई नहीं आ रहा था तो इमरान खान खुद नहीं आ रहे थे, तो फिर ये नेशनल कंसेंसस बनता कैसे? आप अपने तौर पर जो गलतियां करते रहे उसका तो आपको याद ही नहीं है। अब कौन चेयरमैन पीटीआई के बिहाफ पे बात करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी अभी भी है और देखिए एज ऑफ टुडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अभी तक इमरान खान ही है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन पीटीआई चेयरमैन उससे कहा करते थे। मैं डॉक्टर साहब मैं माजरत के साथ खत्म हो गया, माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूं आखिरी लफ्ज इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया है और जो डिस्क्वालीफाइड है वो किसी पार्टी का लीडर नहीं हो सकता, ये आपको पता है डॉक्टर साहब। अभी वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं की। आपको उसका भी पता है ना कि उस केस के बारे में हाई कोर्ट ने क्या कहा है। चले वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन आप दोनों मेहमानों ने बात एक हद तक एक जो बात आप लोगों ने कही उस वक्त बातचीत होनी चाहिए, सियासी जमातों को इसी तरीके से मामलात को आगे देखना चाहिए। लेकिन पीटीआई चेयरमैन के हवाले से एक और भी मामला यही सामने आया था कि जब कहा उनसे बात करने का कहा गया तो उन्होंने कहा बात करूंगा तो उनसे करूंगा जिनकी यहाँ पर चलती है, इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। तो अब जो हालात हैं बहुत से लोग तबसरा पेश करते हैं कि अब उन्हीं से बात करें। सेनेटर निसार खोड़ो साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गजा में जारी जो सूरत हाल है वो एक इंसानी अलमिया बन चुकी है इस वक्त। इसके ऊपर ताज़ा अपडेट्स भी शामिल करेंगे और बात करेंगे सीनियर डिप्लोमेट से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गजा की सूरत हाल को हम डिस्कस करते हैं। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी का सिलसिला मज़ीद तेज़ होता जा रहा है। ये जो लम्हा बदलती हुई सूरत हाल है उसमें आज एक बार फिर दिल दहला देने वाले मनाजिर न सिर्फ देखे गए, रिपोर्ट हुए, सोशल मीडिया की हद तक भी पहुँच रहे हैं। ये एक अलग बात है कि गजा का दुनिया के साथ राब्ता बिल्कुल कटा हुआ है इस वक्त। वहाँ पर अस्पताल हों या वो काफिला जिसको मोहलत दी गई इसराइल की तरफ से कि वहाँ से निकल जाएँ और बाद में उसके ऊपर हमला किया गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, जिन अस्पतालों में लोगों को ले जाया गया वहाँ पर बमबारी है। उसके अलावा ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जिनको अगर अभी हम तज़किरा करना शुरू करेंगे तो समझ नहीं आती कि बात कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी। आज जो जाँ बहक अफराद की अपडेटेड तादाद मालूम हो रही है वो इंतहाई अफसोसनाक जो इत्तलात हैं। 2700 से ज़ायद अफराद बताया जा रहा है जाँ बहक हैं और 9000 से भी कई ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं और इसके अलावा ऐसे लाखों अफराद हैं जो बेघर हो चुके हैं। ये सूरत हाल गज़ा के अंदर है और ये तमाम सूरत हाल जो है वो बनी है जब हमास की तरफ से इसराइल की तरफ हमला किया गया, रॉकेट दागे गए और उसके बाद से इसराइल की तरफ से अब भी हमें मुस्लिम ममालिक की तरफ से रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि मगरिब की तरफ से भी इस मामले के ऊपर जो ये जुल्म की दास्तान है इसके अंदर एक चीज़ तो इसके ऊपर बहुत से लोगों का इत्तेफाक है कि इस जंग के कोई असूल हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। आम तौर पे जो सहाफ़ी कवरेज करते हैं उनको वो भी कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर 10
सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं। अब तक बैनुल अक़वामी तौर पर इसके ऊपर कुछ संगीन मामले के तौर पर इसको सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से नहीं देखा गया। एक और मामला है जो आलमी दुनिया है, वहाँ पर बोलने, आवाज़ उठाने के बजाय जो मीडिया, मगरबी मीडिया के ऊपर जो सहाफ़ी फ़लस्तीन के हवाले से बात करें उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। और इसकी एक मिसाल, बल्कि 3 एंकर्स हैं मशहूर ज़माना, जिनमें से एक मेहदी हसन है, अली वेल्शी हैं। ये वो शख्सियात हैं जिनको दुनिया जानती है, लेकिन इनके प्रोग्राम ये कहकर सस्पेंड कर दिए गए और यही इससे तासुर मिला है क्योंकि वो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे। ये तो तमाम मामलात हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल हो या आलमी रद्द-ए-अमल, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एजाज़ चौई साहब मौजूद हैं, आप सीनियर सिफारतकार हैं। एजाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो मामला है, ये जिस तरह मैंने जिक्र किया, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इन प्रोग्राम के में एक हद तक हम शामिल कर पा रहे हैं वक्त के तकाजे को देखते हुए। लेकिन एक बहस ये भी चल रही है एजाज़ साहब कि हमास की तरफ से इन द फर्स्ट प्लेस ये जिस तरीके से हमला किया गया, इसने भी नुकसान पहुँचाया फ़लस्तीन कॉज को। इस पर मैं आपके ख़यालात जानना चाहती हूँ, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि फ़लस्तीन के सदर की तरफ से भी एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास फ़लस्तीन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। जी, मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि जब आप कुछ लोगों को दीवार से लगा देंगे तो फिर वो क्या करें, यानी वो बोले भी ना, आपने उनको एक कैद की तरह रखा हुआ है। तो इसलिए कुछ लोगों का ख्याल था कि उनकी तरफ से एक्शन हुआ है और इजराइल की तरफ से रिएक्शन। मैं कहता हूँ कि उनकी तरफ से भी रिएक्शन था और इस वजह से अब नहीं, पहले तो महमूद अब्बास साहब ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, पर अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, फ़लस्तीनियों के को डिफेंड करने का अपने आप को हक मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एक बार फिर ये साबित हो गया है कि इजराइल जो एक नया मिडल ईस्ट बनाने की ख्वाहिश रखता था और अमेरिका भी उसके साथ बड़ा जोश व खरोश से काम कर रहा था, सऊदी अरब यूएई भी करना चाहते थे, वो उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक आप फ़लस्तीनियों को उनका जायज़ हक नहीं देते, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन, उनकी भी रियासत हो, इजराइल की भी रियासत हो। ये दुरुस्त रविश नहीं थी इजराइल की, तो मेरे ख्याल में ये रिएक्शन उसी का था। जी। और एजाज साहब, अब जो बाकायदा रद्द-ए-अमल सऊदी अरब की तरफ से OIC का इजलास बुलाने की सिफारिश भी की गई, ईरान का बयान भी आपने देखा होगा, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा अगर इसराइल गजा पर कब्जे की कोशिश करता है तो उसके बाद हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो आप समझते हैं कि ये जो रिएक्शंस मुस्लिम ममालिक की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि हमें हर दिन एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इससे हालात को बेहतर करने में, कंट्रोल करने में कोई मदद हासिल होगी या मजीद खराबी की तरफ भी मामला जा सकते हैं? इस वक्त तरजीह तो सबकी ये है कि इंसानी अलमिया जो वहाँ जन्म ले रहा है, ले चुका है, उसको किसी तरीके से रोका जाए और वहाँ पे इमदाद पहुँचाई जाए। रफ़ा एक ही जगह है इसराइल की जहाँ इजिप्ट से आ सकता है सामान, वो बंद किया हुआ है उन्होंने, और जॉर्डन से भी नहीं आने दे रहे। तो एक बहुत ही ज़रूरत है कि किसी ना किसी तरीके से इवन UN एजेंसीज को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है मगरब के ज़मीर पर बहुत बड़ा बोझ होगा। दूसरी तरजीह है सीज़ फायर की, वो अमेरिका के हाथ में, इसलिए क्योंकि रूस और चीन ने तो सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि सीज़ फायर करें, लेकिन अमेरिका उसकी पुष्टपनाही पे है। अच्छा हुआ आज सदर बाइडेन ने भी बयान दे दिया कि आप कब्जा ना करें उसको, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उनका जो सारा प्लान था वो मुनहदम हो चुका है इसकी वजह से। लेकिन कम से कम मैसेज बहुत क्लियरली आ गया है। अब रह गया आपकी बात कि जी ये फैल जाएगा या नहीं फैल जाएगा। मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि ये मामला थोड़ा तूल तो पकड़ेगा लेकिन फैलेगा नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अरब मुल्क या हत्ता ईरान भी इस जंग में कूदेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लेबनान और सीरिया तक तो है, वो पहले से इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं किसी और ताकत को इसके अंदर शामिल होता नहीं देख रहा। जी एजाज साहब, पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है, इस हवाले से कुछ लोग कह रहे थे कि डे 1 से इनिशियली एक मोहतात किस्म का रद्द-ए-अमल था, लेकिन हम देख रहे हैं पूरी दुनिया से वक्त के साथ साथ रद्द-ए-अमल का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब जब निगरान वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है, जलील अब्बास जलाई साहब, वो ये कहते हैं कि नस्लकुशी की जा रही है गज़ा में फ़लस्तीनियों की। और अब आपकी नज़र में ये इसको भी एक मोहतात रद्द-ए-अमल कहा जाए या पाकिस्तान को और भी कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के बात करनी है या खुल कर करनी है? इस पर आप सिफारती तौर पर क्या कह सकते हैं पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ी खुल के की है जी। अभी तक किसी ने भी जेनोसाइड का,
ईरान के वजीर खारजा ने कहा था कि ये मामला अगर चलता रहा तो ये जेनोसाइड नजर आएगा। इसी तरह एक आध और बयान आया है। तो पाकिस्तान ने तो मेरे ख्याल में कोई किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी, और बल्कि इससे पहले आपको याद होगा हमेशा ही फलस्तीनियों के लिए, उनके हकूक के लिए पाकिस्तान बोलता रहा है। बल्कि पाकिस्तान ने जहां मसाइल होते हैं वहां पे इमदाद भी भेजते हैं, और आज भी मेरे ख्याल में इस वक्त सोच विचार हो रही है कि पाकिस्तान की इमदाद कैसे पहुंचाई जाए। मेडिकल सप्लाईज हैं, टेंट्स हैं, ये वो। सिर्फ इस बात की जरूरत इस बात की है कि सारी मुसलमान दुनिया इकट्ठी हो OIC की शक्ल में भी, और बाकी मगरब की दुनिया को भी ये कन्विंस करें कि आप इजराइल का हाथ रोकें, क्योंकि ये अगर इतना ज्यादा लोगों को इन्होंने कत्ल कर दिया, मार दिया, हलाक कर दिया, तो ये बहुत ही बड़ा सानिया हो जाएगा। इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इस दफा मेरे ख्याल में इजराइल की तरफ से कोई तमाम हदें फलांगी जा रही हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान तो खैर इसके साथ खड़ा रहेगा। मैं कोई पाकिस्तान को किसी किस्म का तजल्जुल पाकिस्तान की पोजीशन में आता नहीं देख रहा। माशाल्लाह मजबूती से खड़े हैं जी पाकिस्तानी साथ उनके। और आखिर में एजाज साहब, मैं ये आपसे ज़रूर आज जानना चाहती थी, ये जो वेस्ट का रद्द-ए-अमल एक तो है अपने ममालिक के हवाले से तो जो दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो मीडिया है उसके हवाले से भी हम नज़रें रखे हुए हैं, जहाँ पर साल से हम सुनते आ रहे हैं वेस्टर्न ममालिक, डेवलप्ड जो ममालिक हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मुख्तलिफ शराइत लगाते हैं इजहार आज़ादी राय के हवाले से, या फिर अपने ख्यालात का इजहार या प्रोटेस्ट करने का जो इजहार है। लेकिन यहाँ पर आप समझते हैं कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। अमेरिकन मीडिया से 3 लीडिंग एंकर्स हैं, जिसमें मेहदी हसन एक शामिल हैं, उनको सस्पेंड करने की आज खबर रिपोर्ट हुई। इसके अलावा पुलिट्जर विनिंग जर्नलिस्ट हैं अजमत खान, उनका सोशल मीडिया महदूद कर दिया गया। तो ये जो तमाम चीज़ें, आप समझते हैं कि ये मुस्तकबिल में वेस्ट अगर आवाज़ उठाएगा दूसरे ममालिक में आज़ादी इजहार या इस किस्म के इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो ये काफ़ी कमज़ोर पोजीशन हो जाएगी उनकी? प्रो इजराइल लॉबी जो है अमेरिका में खुसूसन, वो ये प्रोजेक्ट करती है कि अगर इसराइल के आप खिलाफ बोलेंगे तो आप एंटी सेमिटिक हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसराइल एक मुल्क बन गया है, जो इसकी अपनी पॉलिसीज हैं, उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन वो लॉबी इतनी मजबूत है अमेरिका के मीडिया के सर्कल्स में, फाइनेंस के सर्कल्स में, कि वो चलने नहीं देते। तो इस वजह से ये आवाज़ जो है, और कहने को ये जमहूरियत है और सारा कुछ है, लेकिन आपने देखा कि व्हेन इट कम्स टू देयर प्राइमरी कोर इंटरेस्ट, वो मेरे ख्याल में ये तमाम वैल्यूज और इक़दार जो है वो पीछे रह जाती हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, एक गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। अब गज़ा में जो सूरत हाल है वो वाकई हर लम्हे के साथ बदलती जा रही है। इंसानी अलमिया है। एक मुश्किल ये पेश ज़रूर आ रही है कि जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद हैं, अब क्योंकि वहाँ पर बिजली भी दस्तयाब नहीं है, पानी भी नहीं है, दीगर सहूलियात भी नहीं है, एक कट ऑफ है गज़ा का दुनिया के साथ, तो वहाँ से ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हासिल करने में भी एक मुश्किल ज़रूर पेश आ रही है। लेकिन सोशल मीडिया मौजूद है तो कहीं ना कहीं से इत्तलात पहुँच ही जाती हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में मामला किस तरीके से डेवलप होता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।